मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई में सभा को किया संबोधित। पीएम ने आदिवासी समुदायों के उत्थान और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। उपराष्ट्रपति ने 105वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को किया संबोधित। कहा कि भारत के किसानों की समस्या हमेशा से मेरे जहन में है। उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ खड़े रहने का भी लिया संकल्प। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दक्षिणी राज्यों में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। राज्य पशुपालन विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने की बैठक में शिरकत। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। AQI 450 के पार। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लागू किया ग्रेड 3। दिल्ली NCR में नए निर्माण कार्यों पर लगी रोक। 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन कक्षा का आदेश जारी। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने आदिवासी समुदायों के उत्थान और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें पक्के घर, सड़कें आदि शामिल हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है। आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं। आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। और राजस्थान के पुष्कर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 105वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के किसानों की समस्या हमेशा से मेरे जहन में है और साथ ही सभा में उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने का संकल्प भी लिया। किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान की समस्या का निराकरण देरी से कभी नहीं होना चाहिए। किसान की समस्या का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अन्न की है और किसान अन्नदाता है।
अन्नदाता सदैव पूजनीय है, प्रातः वंदनीय है और ये मेरा संकल्प है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दक्षिणी राज्यों में पशुपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजधानी दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न पशुधन क्षेत्रों के लिए सामूहिक कार्यक्रमों की पहचान करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर भी विचार किया गया। वहीं पशु चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया गया। देश में पेशेवर पशु चिकित्सकों की लगातार बढ़ती मांग और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों में सहकारी नेटवर्क के विस्तार के महत्व को रेखांकित किया गया। पशुपालन क्षेत्र के लिए भविष्य की नीतियों को स्वरूप देने में 21वीं पशुधन जनगणना के सफल कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। राज्य पशुपालन विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी बैठक में अपने विचार साझा किए। और देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनसे जुड़कर पात्र लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर आप भी किसी सरकार की योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप पात्र हैं तो वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। और इस योजना से जुड़े किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की किस्त दी जाती है और अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी हैं। 19वीं किस्त भी जल्द ही जारी हो सकती है। ऐसे में लाभार्थियों को क्या करना चाहिए, देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। इसमें किसानों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे उन किसानों को खेतीबाड़ी में सहयोग मिलता है। किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 18 किस्तों की राशि किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। 19वीं किस्त की राशि जल्द आने वाली है। ऐसे में जिन किसानों ने KYC नहीं करवाया है वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा भुगतान में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिन किसानों को 19वीं किस्त का लाभ मिल सकता है उनमें पहले वे किसान हैं जो भूमि सत्यापन के काम को पूरा करवा लेते हैं। वहीं अगर आपको किस्त का लाभ चाहिए तो आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य होता है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी है। बीते 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त जारी हुई और इस हिसाब से अगले 4 महीने जनवरी में हो रहे हैं, यानी 19वीं किस्त जनवरी महीने में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य देश के गरीब और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। और नीदरलैंड के कृषि उप मंत्री जॉन कीस गुएट ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों का पता लगाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया गया। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कृषि क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि में विविधता लाने पर सरकार के फोकस पर जोर दिया और आगे की साझेदारी के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान की। विशेषकर यहाँ पर भारत में लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री तक पहुँच के लिए 2025 तक 25 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समर्थन को दोहराया गया।
उन्होंने इस प्रयास में नीदरलैंड द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता की सराहना की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कार्यरत सीईओ के माध्यम से 25,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि उत्कृष्टता केंद्र नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के माध्यम से राज्यों को वित्त पोषण सहायता जारी रहेगी। दोनों पक्ष अपने सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त पहल के लिए नई संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए, जिनमें स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम और एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में नीदरलैंड के अनुभव का लाभ उठाना शामिल है, जिसमें किसानों की भलाई के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाना शामिल है। और इसके साथ ही कृषि मशीनीकरण में संभावित समर्थन, किसान उत्पादक संगठनों के लिए क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण और कुशल कृषि श्रमिकों के लिए अवसरों पर भी चर्चा की गई और साथ ही नीदरलैंड के कृषि क्षेत्र में भारत के योगदान पर भी चर्चा की गई। चना को दलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है। रबी के सीजन में चने की खेती की जाती है। चने की बुआई के लिए 20 नवंबर तक का उपयुक्त समय है। ये कम पानी वाली किसानों के लिए खेती करना फायदेमंद होता है। वैसे तो एमपी के बुंदेलखंड में चने की खेती की जाती है। यहाँ का दमयंती और पूसा चना पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा लगातार इनके बीज पर काम किया जाता है, जिसमें किसान 7 से 9 क्विंटल तक उपज ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बुंदेलखंड के लिए चने की खेती यहाँ की मिट्टी के लिए काफ़ी सूटेबल है, जो अच्छी उपज देती है और किसी भी फसल का बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह चने को फफूंदी से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें और इसमें 15 ग्राम प्रति किलो हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। चने की फसल वैसे तो किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं। चने से अधिक उत्पादन प्राप्त करने बुआई में दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन 20 से 22 किलोग्राम और फास्फोरस 40 से 45 किलोग्राम दे सकते हैं। इस सिलसिले में कृषक वैज्ञानिकों का कहना है कि चना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कई तरह के खाद्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बेसन, सत्तू से लेकर नमकीन, मिठाई, लड्डू, दाल के रूप में प्रोडक्शन होता है। वहीं जब खेतों में उगता है तो इसकी भाजी को सीधा या फिर प्रोसेसिंग के बाद भी उपयोग में लाया जा सकता है। किसानों का झुकाव अब नकदी फसलों की तरफ हो चला है। नकदी फसलों की खेती करने पर किसानों को कम लागत और कम समय में अधिक आमदनी हो जाती है। पारंपरिक फसलों की खेती करने वाले किसानों ने अब तुलसी की खेती शुरू कर दी है। तुलसी की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। तुलसी की खेती से किसानों को परंपरागत तुलसी में दोगुना मुनाफा हो रहा है और इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है और साथ ही तुलसी की खेती से शांति और संतुष्टि दोनों मिल रही है। तुलसी एक ऐसा औषधीय पौधा है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधि, सौंदर्य प्रधान में आयुर्वेदिक उत्पादों में किया जाता है। तुलसी की बाजार में ज़बरदस्त डिमांड है और यही वजह है कि तुलसी की खेती का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तुलसी की खेती पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक लाभकारी मानी जाती है क्योंकि इसमें देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है और सिंचाई की भी ज़रूरत कम होती है। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में चली गई है और यही वजह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 की आज से शुरुआत कर दी है। तीसरे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी सख्त उपायों को लागू किया गया है और जिनका उद्देश्य
कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। ग्रैप 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है कि जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होता है और बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं कि लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है। पहले मैं जनरली बहुत जल्दी निकलता था, लेकिन अब मैंने लेट निकलना चालू किया है। सूरज भी नहीं निकल रहा है, देखिए इतना फॉग हो गया है। बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम तो होती है, ये क्या करें, मजबूरी का नाम है, चलाना पड़ता है। सांस में दिक्कत आ रही है, खांसी होता है, बुखार लगता है, बहुत तबीयत खराब रहता है, मजबूरी में चला रहे हैं रिक्शा। चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है। प्रदूषण से ये प्रॉब्लम सर क्या नाम है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और गले में स्क्रैच आती है। मेन इसका रीजन सर ये डीजल वगैरह की जो गाड़ियाँ ओल्ड गाड़ियाँ चल रही है ना सर, ये डीजल का जो धुआं निकलता है, इससे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होती है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। यानी साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में 19,23,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी बीते 2 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में तकरीबन 9,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंगफली की बुआई 43,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंगफली 45,75,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। असम में इस समय कुत्तू, मक्का, मसूर, सरसों और आलू की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में किसान बाजरा और लोबिया की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के पौधे लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं नागालैंड के किसान धान और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में आलू और पत्ता गोभी की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम के तराई वाले इलाकों के किसान धान और टमाटर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस समय हल्दी, अदरक, मसूर और सरसों की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर के किसान सोयाबीन, मूंगफली और उड़द की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों, मसूर और मक्का की बुवाई कर लें। त्रिपुरा के किसान आलू, मटर और तिल की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधों का रोपण कर लें। ओडिशा में इस समय मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ के किसान धान, कपास और मक्के की पकी फसलों की कटाई कर लें। छत्तीसगढ़ में इस मौसम में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। राजस्थान के किसान कपास की पक्की फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं, जौ, सरसों, मूली, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। गुजरात के किसान धान, मूंग, लोबिया, सोयाबीन और बाजरा की पक्की फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ किसान मूंगफली की पक्की फसलों की खुदाई का काम भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष मनाई जा रही है। धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है और आज से ही उनके 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो रही है। इस खास दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास स्थित बांसेरा उद्यान में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में 555वां प्रकाश पर्व भारत सहित पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। देव दीपावली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है और इस दिन वाराणसी में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है। झारखंड के गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार के पहिए से 25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर बरामदगी का वीडियो साझा किया। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के लिए आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए। दर में कटौती का विकल्प चुनने के लिए खाद्य महंगाई पर विचार करना गलत सिद्धांत है। उत्तराखंड के रुड़की में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ से आ रही बारात में शामिल स्कॉर्पियो कार के डिवाइडर से टकराकर गिरने से यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।